बच्चों, हम क्लास 11th के फिजिक्स सब्जेक्ट के पहले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। माफ़ कीजिए, दूसरे चैप्टर को। इससे पहले एक चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन एक्चुअली क्या है, ठीक है, इसके बारे में आप 9th में पढ़ चुके हो। ठीक है, 9th में आप फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और कुछ चैप्टर पढ़े हो। ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा था डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सीलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, और स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो जिसमें सिर्फ मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है। अब देखिए, आप ये जो पढ़ रहे हो, ठीक है, या तो आप नीट के लिए पढ़ रहे होगे, या तो आप जेई की प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे होगे, या फिर आप बीएससी इसके बाद करने वाले होगे, है ना। ठीक है, साइंस हो सकता है, आप आर्ट्स भी ले लो। ठीक है, आप जो भी लो, लेकिन एक बात देखो, हम लोग जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो ये 11th में 12th में फिजिक्स थोड़ी टफ हो जाती है। ठीक है, 9th या 10th के बनस्पत जो 9th 10th में हमने पढ़ा होता है वो 5 या 10% ही होता है जो 11th 12th में पढ़े। ठीक है, अगर आप कोई स्टेट बोर्ड से हो तो हो सकती है, एक्चुअली उसमें क्या होता है ना, कोई भी स्टेट बोर्ड में हो ना तो वहाँ एनसीईआरटी चलती है। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर एनसीईआरटी में मात्र 6 से 7 पेज होता है। ठीक है, या 8-10 पेज हो जाता है। ठीक है, और बाकी जो सीबीएसई या एसएससी बोर्ड होती है उसमें रेफरेंस बुक भी यूज़ करते हैं वो लोग। ठीक है, एनसीईआरटी हो सकता है नहीं यूज़ करते हैं, सीबीएसई में तो एनसीईआरटी भी पढ़ाई जाती है। ठीक है, और साथ में कोई रेफरेंस बुक। तो एक्चुअली क्या होता है, उसमें लगभग उसी चैप्टर को 40-50 पेज में पढ़ाया जाता है। खैर जो भी हो, ठीक है, जो आप 11th 12th में पढ़ने वाले हो, ठीक है, तो आपने उसका नॉर्मली 10% 9th 10th में पढ़ा होता है। ठीक, इतनी बात ध्यान से समझो। हो सकता है आप अगर स्टेट बोर्ड से तो आपने 9% पढ़ा हो, इसका 9% पढ़ा हो, और अगर आप सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में तो आपने 11th या 12% थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिया। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आप कौन से बोर्ड में हो, आपको मेहनत उतनी ही करनी है। ठीक है, इतना तो समझ में आपको आ गया। अब क्या है, अगर आप तैयारी करने वाले हो जेई की, ठीक है, तो आप इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले हो, तो देखो, अगर आप लड़के हो, ठीक है, ठीक है, तो आप बचपन से एक इंजीनियर होते हो। आपको कहीं भी सामान दिखता है आप वहाँ खुरपाती करना शुरू कर जाते थे। आप याद करो, कहीं कोई बैटरी वाली गाड़ी मिली, आपने उसे खोल खाल के बराबर कर दिया। कहीं कोई सामान ख़राब हो गया है, आयरन है घर में या कुछ है जहाँ आपको देखने में तो शांति नहीं मिल रही है आपको, और आपने उसमें खोल खाल शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसी बहुत सारे खुरपात आपने किए होंगे। तो इंजीनियर तो आप बचपन से हो, लेकिन अब क्या होता है, जब आप उसे इक्वेशन के फॉर्म में देखते हो, सिंबल्स के फॉर्म में देखते हो, तो आप घबरा जाते हो। जैसे देखो, आप 9th 10th में ये पढ़ चुके होगे, ठीक है, कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। वहाँ पे आपको ज़्यादा सिंबल्स नहीं दिखते थे, लेकिन जब यहाँ पे आओगे आप 11th 12th में, तो आपको क्या दिखने को मिलेगा, अलग अलग सिंबल्स। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि कुछ अलग ही टाइप में सारे यूनिट्स को लिखा गया है, कुछ MLT की फॉर्म में। ठीक है, अगर ऐसा नहीं भी है, मतलब ये तो है ही, साथ में आपको बहुत सारे अलग अलग सिंबल्स मिलेंगे। जैसे ये वाला डेल्टा मिल जाएगा, ये वाला डेल्टा मिल जाएगा। ठीक है, फिर डेरिवेशन मिल जाएंगे, d/dx के फॉर्म में आपको डेरिवेशंस मिलेंगे, इंटीग्रेशन मिलेंगे, बहुत सारे सिंबल्स मिलेंगे। जैसे टाउ हो जाएगा, ठीक है, फिर लैम्डा हो जाएगा, ओमेगा जैसे मिल जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी के नाम पे मिल जाएगा। ठीक है, अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। साथ में आपको और क्या मिलेगा, कुछ ऐसे चैप्टर जो आपको देखो, आप एक्चुअली 9th में पढ़ते हो ना, तो आप यूज्ड ही होते हो। एक डेफिनेशन पढ़ लेना है, कुछ कंसेप्ट देख लेना, उसके बारे में कुछ थ्योरी देख लेना है। लेकिन आप जब 11th 12th में आते हो ना, तो आपको दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि हम इसे डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल के फॉर्म में, डेरिवेशंस के फॉर्म में, इक्वेशंस के फॉर्म में देखते हैं। अब वो इक्वेशन क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं 9th 10th में कि आपने लिखा x² + 2x + 3 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको इक्वेशंस मिलेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इनका क्या इस्तेमाल है, ये सब आप जो बता रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब आप क्या है, ठीक है, आखिर है ये क्या। तो देखो, मैं ये जो वीडियो आपको बता रहा हूँ, ये जो पहला चैप्टर है इंट्रो का, इसमें मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि आपको फिजिक्स से डील कैसे करना है, और फिजिक्स में क्या क्या नई चीज़ें हैं, और आप क्या क्या देखोगे, और आपको कॉप अप कैसे करना है। ठीक है, कौन कौन सी नई चैप्टर चीज़ें आएंगी, कौन कौन सी नई चीज़ें आएंगी, ठीक है, जिससे आप घबरा सकते हो। देखो, पहले तो ये सारे सिम्बॉल्स देखे आपने, ठीक है, कुछ इक्वेशन देखोगे, फिर कुछ चीज़ें देखोगे आप। रुको, मुझे पेज चेंज करने दो। हाँ, अब देखो, आपको साथ में क्या मिलेगा, एक वेक्टर। ठीक है, आप जैसे ही मोशन इन प्लेन में जाओगे, इसके सेकंड चैप्टर को या थर्ड चैप्टर को, मोशन इन प्लेन, फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फोर्स जो भी है वहाँ पे आप जो भी पढ़ोगे,
तो सबसे पहले एक चैप्टर है वेक्टर, ठीक है। आप वेक्टर देखोगे, डिफ्रेंसिएशन देखोगे, डिफ्रेंसिएशन देखोगे और इंटीग्रेशन देखोगे, ठीक है। अब ये क्या चीज़ें होती हैं, अब ये चीज़ें क्या है, ठीक है। आप वेक्टर क्यों पढ़ते हो, देखो, तो एक्चुअली वेक्टर हम इसलिए पढ़ते हैं ना क्योंकि हमें बहुत सारी डायरेक्शन से रिलेटेड काम करनी होती है, उन्हें रिजॉल्व करना होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम इसे देखेंगे। डिफ्रेंसिएशन क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है, हम सारी चीज़ें देखेंगे। वेक्टर आपने पहली बार देखा था 9th में जब आप पढ़ रहे थे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो आपको कहा गया था कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। नहीं याद आया, अगर नहीं समझ में आया तो आप समझो इस बात को, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आप ठहर जाओ, ठीक है। आप समझो पहले कि आपने 9th में क्या पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है या वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे सुनना इस बात को ध्यान से, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले स्केलर और वेक्टर में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। उम्मीद है आप मेरे बातों को यहाँ सीरियसली सुन रहे हो और आप मेरे साथ बने हुए हो, ठीक है। मैं आपके ध्यान को यहाँ पे थोड़ा केंद्रित करना चाहता हूँ, थोड़ा यहाँ फोकस करो, प्लीज़ फोकस करो। देखो सबसे पहले ये क्या है, स्केलर जो है हमारा ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देखता है, ठीक है। ये क्या देखता है, मैग्नीट्यूड। आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, अगर आप मेरे साथ बने रहोगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आएंगे। और आप इक्वेशंस, मैं चाहता हूँ कि ना, मैं आपको एक्चुअली चाहता हूँ कि आप इक्वेशन से खेलने लगो, ठीक है। ये जितने न्यूमेरिकल्स वाली चीज़ देखते हो उससे आप डर मत जाओ, आप उसे कॉपअप करो और उससे सारे उन्हें सॉल्व करो सही तरीके से, ठीक है। अब देखो स्केलर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। डायरेक्शन भी होता है। चलो अब मैं इसे आपको आसान भाषा में समझाता हूँ क्या है। तो इससे पहले एक एग्जाम्पल ले लो आप, ठीक है। इसका आप एग्जाम्पल ले लो, आप एग्जाम्पल लो डिस्टेंस का। आपने एक एग्जाम्पल लिया डिस्टेंस का और यहाँ वेक्टर में आप एग्जाम्पल ले रहे हो डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्टेंस क्या होता है, ये है आपका होम, पोजीशन का नाम ए दे देता हूँ मैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे बी गए, ठीक है। मान लो कहीं कोई रास्ता है, कोई मोड़ है, वहाँ बी है, ठीक है। फिर आपको पहुँचना है स्कूल, आप सी में स्कूल पहुँच गए, ठीक है, पहुँच गए स्कूल। अब जब छुट्टी हुई तो आपको लौटना था, तो आप फ्रेंड के रास्ते से, उस वाले रास्ते से नहीं जिधर से आप घर से स्कूल गए थे, आप उधर से नहीं गए, आप दूसरे रास्ते से, मान लो कोई और भी रास्ता है, उधर आपका दोस्त रहता है, आप बोले चलो घूमते घूमते मैं तुम्हारे घर भी चल जाऊँ, मतलब तुम्हारे घर तरफ से चला जाऊँगा और फिर घर पहुँच जाऊँगा। तो ये रास्ता है डी, ठीक है, और ये रास्ता आपको फिर घर पहुँचा देगा। अब ये मान लो कि ये 30 मीटर है, ठीक है, ये 30 मीटर है, ये 70 मीटर है, और ये 90 मीटर है, और ये 10 मीटर है, ठीक है। तो 30, 70, 100, 190, 200, आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, आपने डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया 100 मीटर, ठीक है। कितना कवर किया, 100 मीटर। लेकिन आपने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया बताओ, 0 मीटर। आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 0 मीटर। बोलोगे सर ये क्या तमाशा है, ये क्या आप बता रहे हो। देखो बच्चों, डिस्टेंस जो होता है ना वो पाथ ट्रैवल होता है कि आप कहाँ कितना रास्ता ट्रैवल की हो, चलते आपने कितना रास्ता कवर किया है, ठीक है। तो ये पाथ ट्रैवल होता है, ये चीज़। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ना कि आप कहाँ से शुरू किए और जहाँ पे आए उसकी दूरी कितनी है। तो ये आपने शुरू किया था इसी पोजीशन से और आप इसी पोजीशन में पहुँच गए हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 0 मीटर। अभी भी समझ में नहीं आया होगा, और ख़ास करके ये तो समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ डायरेक्शन क्या रोल प्ले करने वाली है, कि डायरेक्शन यहाँ पे कहाँ कोई रोल प्ले की है, क्या यहाँ डायरेक्शन कोई रोल प्ले की है। अभी तक आप क्लियर नहीं होगे, तो अब ध्यान से समझो, आपको ये समझ में आएगा कि डायरेक्शन कहाँ काम करने वाली है। इसके बाद मैं आपको और एक एग्जाम्पल दूंगा, फिर वो अच्छे तरीके से आपको समझा देगी, वो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ एक्चुअली डायरेक्शन काम करता है, ठीक है। तो वो फिर हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी और ये हो जाता है स्केलर क्वांटिटी। अब देखो ये है हमारा एक्स एक्सिस। उम्मीद है आपने 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या 10th में पढ़ा होगा जिसमें एक्स वाई एक्सिस होता है ना।
और ये 0 ये ओरिजिन होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 2 3 4, अच्छा चलो मैं लिमिट ले लेता हूँ 10 सॉरी बड़े क्वांटिटी में लेता हूँ 10 20 30 40 50 60 70 80 और ये 90। फिर इधर ये 10 ये 20 ये 30 ये 40 ये 50 और ये 60। अब देखो आप मान लो इस पोजीशंस में हो, ठीक है, इस पोजीशन में हो, तो इन सारे के बीच का डिफरेंस 10 है, ठीक है। आप इस पोजीशंस में हो, आप यहाँ गए ऐसे करते करते ना, मान लो आप यहाँ तक गए, ठीक है, यहाँ तक गए, ठीक, और फिर यहाँ से लौट के आए आप, फिर से जहाँ से गए थे वहाँ पे लौट के आ गए। अब बताओ डिस्टेंस कितना कवर किया आपने और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। तो देखो आप डिस्टेंस कितना कवर किए वो आप देखो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, यहाँ तक गए, फिर से आप वापस आ गए हो, देखो इस डायरेक्शन से आप फिर वापस आ गए हो, ठीक है। अभी तक 90 हुआ था, 100 110 120 130 140 150 160 170 180, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या कवर किया है, डिस्टेंस कितना कवर किया है, इस केस में आपने डिस्टेंस कितना कवर किया है 180 ये है ना, देख लो 10 20 30 40 50 60 70 80 90, फिर इधर से लौट के आए 90 90 180, ठीक है। फिर से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। चलो ये केस अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ऐसा हो, अगर ऐसा हो कि आपने शुरू यहाँ से किया पर आप पहुँचे यहीं तक, आप यहीं तक पहुँचे, आप यहाँ तक तो यहाँ गए, ठीक है, फिर यहाँ तक यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ ही आए, ठीक है, तब क्या होगा बताओ। तो ये फिर से 10 20 30 40 50 60 70 80 सॉरी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 के बाद फिर 100 110 120 130 140 150 160। इस बार जो आपका फाइनल पोजीशन है वो आपके इनिशियल पोजीशन से अलग है, और वो कितना हो रहा है 160 हो रहा है, कितना हो रहा है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160। इस बार जो है डिस्टेंस हुआ 160 और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 20 हुआ। उम्मीद है आपको अभी समझ में आया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन कैसे काम कर रही है, आप यहाँ से यहाँ गए, फिर है यहाँ से यहाँ गए, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस हुआ आपका 160 180 जो अलग अलग केस में हो गया। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो तो आप पीछे आ रहे हो, ठीक है, तो वो पास्ट ट्रैवल में काउंट नहीं हो रहा है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट में काउंट हो रहा है, और वो 10 ही है। लेकिन डायरेक्शन अभी तक आपको समझ में नहीं आया है ना, कि डायरेक्शन कहाँ काम कर रही है। यहाँ पे थोड़ा सा केस है डायरेक्शन का, क्योंकि हम पीछे लौट रहे हैं तो वो काउंट नहीं हो रहा है, और ये यहाँ से फ़र्क देख रहा है। लेकिन देखो अब आपको समझ में आने वाला है कि डायरेक्शन की रोल प्ले कैसे करता है सारे वेक्टर क्वांटिटी में। अब देखिए, कभी देखा है आपने क्रिकेट खेलते हुए प्लेयर्स को, वो बॉल कैसे कैच करते हैं, वो बॉल जब कैच करते हैं तो हाथ को नीचे ले जाते हैं, हाथ को पीछे ले जाते हैं, ठीक है, हाथ को पीछे ले जाते हैं। अब देखो कभी आपने भी क्रिकेट खेला होगा, जब आप बॉल कैच करते हो, मान लो कोई बैट्समैन बहुत ऊपर बॉल मारा, आपने कैच लिया, तो आप अगर हाथ वहीं पर रखोगे ना तो चोट लगेगी, और अगर हाथ नीचे ले जाओगे तो चोट कम लगेगी या तो फिर नहीं लगेगी। ऐसा क्यों होता है, चलिए हम समझते हैं। ये बात ध्यान से समझना, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी काम करने वाली है और वेक्टर के साथ डायरेक्शन काम करने वाला है, ठीक है। क्या काम करने वाला है, डायरेक्शन। तो चलिए हम पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में, थोड़ा सा मोमेंटम के बारे में जानते हैं कि मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। मोमेंटम के बारे में आपने 9th में पढ़ा है, ठीक है, और इसको हम P से दर्शाते हैं, P से सिंबलाइज करते हैं, और इसका फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो एक बॉल आ रही है, ठीक है, एक बॉल है, अब बॉल नीचे आ रही है, आपको लेना है कैच,
आप यहाँ पे हाथ लगा दिए और इसे कैच ले रहे हो, ठीक है, हाथ लगा दिए और कैच ले रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा हाथ पीछे ले आ रहे हो ताकि आपको चोट कम लगे, ठीक है, आप हाथ पीछे ले आ रहे हो ताकि आपको चोट कम लगे। आप ऐसा क्यों करते हो, ठीक है, देखो बाबू ध्यान से समझो कैसे काम करेगा यह मोमेंटम में डायरेक्शन। आपने बॉल को कैच लिया, ठीक है, ऊपर ले जाओगे ना तो ज़्यादा चोट लगेगा और नीचे ले जाओगे तो चोट नहीं लगेगा। ऐसा क्यों, डायरेक्शन तो समझ में आ रहा है, डायरेक्शन समझ में आया ना, कि अगर बॉल को हम नीचे, जिस डायरेक्शन नीचे गिर रही है अगर उसी तरह नीचे ले जाएंगे तो चोट नहीं लगेगा, लेकिन बॉल को जहाँ पकड़े और ऊपर ले जाएंगे तो चोट लगेगा। तो डायरेक्शन तो काम कर रहा है। और ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन तो काम कर रहा है। अब देखिए एक चीज़ होता है, अगर आप पूछना चाहते हो कि सर हम ना हाथ नीचे ले जा रहे हैं, ठीक है, अगर हाथ नीचे ले जा रहे हैं तो चोट कम कैसे लग रहा है, ठीक है, चोट कम कैसे लग रहा है। तो देखो देखो आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब देखो मान लो ये जो बॉल है वो 10 ग्राम का है, मान लो ये जो बॉल है वो 10 ग्राम का है, ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया 10 ग्राम। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो हम डिस्प्लेसमेंट को रख देते हैं 20, ठीक है, 20 मीटर नहीं 2 मीटर रखते हैं, ठीक है, 2 मीटर रखते हैं, या चलो 4 मीटर रखते हैं, 4 मीटर रखते हैं, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे लिखेंगे। देखो बच्चों ध्यान समझो, हमने डिस्प्लेसमेंट को देखा तो डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर, और अब क्या करना है, टाइम को बढ़ाना है। हम क्या कर रहे हैं, जब बॉल को नीचे ले जा रहे हैं तो टाइम को ही ना बढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनो, जब हम बॉल को नीचे ले जा रहे हैं तो एक्चुअली टाइम को बढ़ा रहे हैं। हम टाइम को जितना बढ़ाएंगे चोट उतनी कम लगेगी। क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो उसे आप मैथमेटिकली समझो, ठीक है, मैथमेटिकली समझो। ये 4 मीटर हमने मान लिया, ठीक है, अब हमें क्या बढ़ाना घटाना है, टाइम को। आखिर हम टाइम को ही तो बढ़ाएंगे घटाएंगे तो चोट कम लगेगी, ये ज़्यादा लगेगी ना, ठीक है। अगर बॉल यहाँ पे कैच लिया और यहीं पे छोड़ दिया तो चोट लगेगी, अगर नीचे साथ में लेते गए तो चोट नहीं लगेगी। तो देखो डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है, हम टाइम को रखेंगे 2 सेकेंड, तो लास्ट में ये क्या होगा, ये वेलोसिटी बचेगा 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सब मिला के क्या होगा, 10 इंटू टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आया 20, लेकिन अगर हम टाइम को बढ़ा देते हैं और बढ़ाते हैं, ठीक है, कितना ले जाते हैं, 4 तक ले जाते हैं। चलिए टाइम को हम बढ़ा के 4 मीटर बाई 4 सेकेंड कर देते हैं, टाइम को बढ़ाते जाते हैं। तो अब ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू 1। ये मोमेंटम कम होते जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 10। अगर और बढ़ाते हैं टाइम को 8 कर देते हैं तो ये हाफ हो जाएगा, 1/2 आएगा, और ये और छोटा हो जाएगा। तो मोमेंटम एक्चुअली वो फोर्स है जो वेट के साथ आती है, ठीक है, वेट के साथ आती है अगर उसमें स्पीड हो। और अगर हम टाइम बढ़ाते जाएं, ये नीचे वाले टाइम को बढ़ाते जाएं, तो क्या होगा, हमें मोमेंटम का असर कम पड़ेगा, तो हमारे हाथ में चोट कम लगेगी। ये तो था सारा चीज़ जो आपको जानना था कि वेक्टर क्या है, या हमें प्रॉब्लम क्या आती है, हमें पढ़ना क्या है। अब बचा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या बचा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, उसे भी ध्यान से समझो, ठीक है, कि आपको अगर फिजिक्स बेहतर करना है तो आपको क्या क्या मिलेगा, तो डिफरेंशिएशन कैसे काम करती है। अच्छा, जो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ ये इंट्रोडक्शन है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसे समझ लो, ठीक है। स्टार्टिंग मैं चैप्टर अगले वीडियो में करूँगा, ठीक है ना। ये आपका है सारा एक्सप्लेनेशन कि आपके फिजिक्स में क्या क्या होगा, क्या क्या समझना होगा, ठीक है। तो बोर मत होना, बस इससे नोट भी मत करना, बस समझते जाना, वीडियो देख लेना और समझते जाना, ठीक है। अब क्या बचा, अब बचा आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन आपकी पीछा नहीं छोड़ने वाली है फिजिक्स में, और इंटीग्रेशन भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है फिजिक्स में, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है
किसी भी चीज़ को छोटे से छोटे भाग में तोड़ के शो करना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे से छोटे पार्ट्स को क्या करना, जोड़ना, जोड़ते जाना। इंटीग्रेशन मतलब होता है एडिशन, और डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है डिवाइड करना। इतना तो समझ में आ गया आपको। चलिए इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं d/dx। इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब d/dx क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, उसमें ये x एक्सिस होता है, ठीक है, जिसमें ये x और ये x डैश और ये y और ये y डैश, ठीक है। तो ये जो फिगर होता है ना, ऐसा मान लो कोई फिगर है, ठीक है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, तो उसमें फिगर होता है, ठीक है। तो हम x के रिस्पेक्ट में ना, x के रिस्पेक्ट में इसके तोड़ते हैं। अभी ज़्यादा चीज़ समझ में नहीं आएगा, बस सुन लो, ठीक है। तो हम इसे d/dx लिखते हैं, इसका यही सिंबल है। अगर यहाँ पे हम टाइम लिख दें इसे, अगर हम इसे इस लाइन को टाइम कह दें, तो देखना फिर क्या हो जाएगा, d/dt। ये लाइन मेरी याद रखना आप, ठीक है। अगर x को लेंगे तो ये d/dx, और अगर इसका नाम दे देंगे हम t, तो हम फिर लिखने लगते हैं d/dt। अच्छा, इंटीग्रेशन सिंबल क्या है? ये वाली इंटीग्रेशन की सिंबल है, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। अब बोलोगे अगर इंटीग्रेशन को जोड़ना ही है तो वो तो अभी तक हम एडिशन कर रहे थे, उसमें क्या दिक्कत है भाई साहब? चलिए आप समझिए कि इंटीग्रेशन में हम क्या अलग कर देते हैं एडिशन से, ठीक है। चलिए, तो ये है आपकी ओरिजिन, ये है x, ये है x डैश, ये है y और ये है y डैश। अब क्या है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 है, ये 1, ये 2 है। आप यहाँ से यहाँ तक क्या करोगे, जोड़ना चाहते हो, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला था क्या, ये रेक्टेंगल बन गया, और इसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला था अभी तक, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही फॉर्मूला था ना, ठीक है। लेकिन मान लो ऐसा नहीं होता है, कैसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, और कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि ये फिगर 0 1 0 1 2 3 4, ये फिगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, ठीक है। ये इस तरह दिखता है। अब कैसे जोड़ोगे, या फिर ऊंचा नीचा दिखता है, ठीक है। अब कैसे आप करोगे बताओ, अब क्या करोगे, अब कैसे जोड़ दोगे? यहाँ तो ये स्ट्रेट लाइन थी तभी आप जोड़ ले रहे थे, हाँ सारा एडिशन हो गया। अब कैसे इसे जोड़ोगे? यहाँ पे काम आता है इंटीग्रेशन। तो बोलोगे सर यहाँ पे क्या खास होता है, ठीक है, वो अगले वीडियो में देखना, ठीक है। कि आखिर डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। मैं इंट्रोडक्शन का 2 वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन के 2 वीडियो बनाऊंगा। अगले वीडियो में आपको दिखेगा कि हम डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए।